लेकिन जो आजम खां के ऊपर मुकदमे बने और जो फैसल के ऊपर मुकदमे बने वो तो गैर सियासी थे। मुल्क के डेमोक्रेटिक सिस्टम को, पार्टीज के सिस्टम को जब साफ सूंघ गया, तब भारतीय जनता पार्टी जैसे फासिस्ट माइंडसेट ने सोचा कि अब आखिरी हमला करने का मौका है, और उन्होंने मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े लीडर की मेंबरशिप खत्म कर दी। मुद्दों की बुनियाद पर राजनीति कीजिए, वेंडेटा की बुनियाद पर कार्रवाई करना फाशिज्म का ज़हन है। 100 साल का आरएसएस का मूवमेंट इस मुल्क के लोगों को मुतासिर करने में नाकाम हुआ है। फ्लॉप रहा है आरएसएस की आइडियोलॉजी हिंदू राष्ट्र की। इसका कद छाटा जा रहा है और क्रिमिनल पॉलिटिशियंस को खामोशी से बिठा के पार्लियामेंट की सीटें भरी जा रही हैं। देखिए, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक, आपने सियासी इशू उठाया राहुल गांधी की पार्लियामेंट की लोग मेंबरशिप को लेके, और दूसरा इशू है नमाज का इशू, मुसलमानों के मजहबी उमूर से मुताल्लिक़। तो मैं पहले राहुल गांधी की बात करें। देखिए, इस वक्त अगर पार्लियामेंट में जो 543 मेंबरान हैं, उन पर नफ़रत अंगेज़ी फैलाने के, कत्ल के, रेप के, लूट के, रॉयटिंग के जिन मेंबरान पे मुकदमे हैं, उनकी तादाद आधे से ज़्यादा है, कट अक्रॉस पार्टी लाइन। यानी आज अगर एमपी और एमएलए कोर्ट्स फास्ट ट्रैक में इन मुकदमात को सुनने लगे इन मेंबरान पार्लियामेंट के ऊपर, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि 2 साल के अंदर अंदर ये केसेस ख़त्म हो जाएंगे, और 2 साल में आधी से ज़्यादा पार्लियामेंट को डिसक्वालीफाई करार देना पड़ेगा और सरकार गिर जाएगी। तो जब सूरत हाल ये हो और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और नफ़रत की सियासत, तशख़्ख़ुस की सियासत का ये दौरा हो, ऐसे में एक राहुल गांधी की सदस्यता को ख़त्म करना जाहिर है कि ये सियासी इंतकाम की एक कार्रवाई थी जिसकी मजम्मत होनी चाहिए। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि ये आज क्यों जागे। आज़म खां के ऊपर जो मुकदमात बने थे, यानी आज की तारीख़ में 35 से 40 मेंबरान पार्लियामेंट की सदस्यता रद्द हुई है अक्रॉस दी 75 ईयर्स मुख्तलिफ उन्वानात से अदालतों में। लेकिन वो सियासी उमूर थे, उन सियासी उमूर की वजह से केसेस टल के ख़त्म हुए। बट आज़म खां की जो ये पार्लियामेंट चल रही है 2019 से 2024 के बीच की पार्लियामेंट, ये अकेली पार्लियामेंट है जिसमें एक ही पार्लियामेंट पे 3 मेंबरान पार्लियामेंट की मेंबरशिप को रिजेक्ट किया गया, डिसक्वालीफाई किया गया, और उनमें से 2 मुसलमान हैं। मुझे देखना पड़ेगा ये हिंदू है, ये मुसलमान है, और उसकी वजह है, बहुत साफ वजह है। आज़म खां के ऊपर और फैसल के ऊपर जो लक्षद्वीप के मेंबर पार्लियामेंट है, जो शेड्यूल ट्राइब्स से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी मेंबरशिप ख़त्म की गई इन्हीं किन फिल्मी ग्राउंड्स पे। भाई, इन्होंने तो एक तकरीर की थी, उस तकरीर में ऐसा नहीं था राहुल गांधी का कि उस पर डिस्क्वालिफिकेशन का एक्ट लागू हो ही जाता। लेकिन जो आज़म खां के ऊपर मुकदमे बने और जो फैसल के ऊपर मुकदमे बने, वो तो गैर सियासी थे। एक शख्स जिसकी उम्र का तवील तरीन हिस्सा लेजिस्लेशन में गुजरा, 50-60 साल। मैं आज़म खां का हिमायती नहीं हूँ, मैं उनकी पार्टी का भी हिमायती नहीं हूँ, मैं उनके किरदार, उनकी शख्सियत का भी हिमायती नहीं हूँ। मैं एक फिनोमिना की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा। इंडिविजुअल को मिसाल के तौर पर सिर्फ पेश कर रहा हूँ, कोई ये ना समझे कि मैं आज़म खां को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक फिनोमिना की बात कर रहा हूँ कि आप एक आदमी जो इतना तजुर्बेकार सियासतदान है, सीजन्ड पॉलिटिशियन है, उस आदमी के ऊपर बकरी चोरी का मुकदमा लगाते, उसके ऊपर आप किताब चोरी का, बाल्टी चोरी का, मग चोरी का, भैंस चोरी का मुकदमा लगाते, और उस मुकदमे की बुनियाद पर आप उसको डिस्क्वालीफाई करते, और सारा अपोजिशन खामोश बैठा रहता है, खुद उसकी पार्टी खामोश बैठी रहती है। तो तब आपको पता नहीं चलता कि जमहूरियत खतरे में आ रही है। वो रिहर्सल थी, मैंने उस वक्त भी कहा था ये रिहर्सल हो रही है, और इस ट्रायल को अगर पूरे मुल्क की पार्लियामेंट पर अप्लाई किया गया तो मुल्क से जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी। ये उस वक्त कहा था जब आज़म खां को डिस्क्वालीफाई किया गया था, जिस वक्त पूरी अपोजिशन इस मुल्क की खामोश बैठी हुई थी, और जिस वक्त फैसल को
एक क्रिमिनल केस में जो जो झूठा था उस पर डिस्क्वालीफाई किया। तो दो मुसलमान एमपीज को निशाना बना के आपने एक रिहर्सल की डेमोक्रेसी पर हमला करने की, और उसके बाद जब आपने देख लिया कि सारी अपोजिशन खामोश है, साफ सूंघ गया है, जब दो मुसलमानों की मेंबरशिप को खत्म किया गया, मुल्क के पार्लियामेंट, मुल्क के डेमोक्रेटिक सिस्टम को, पार्टीज के सिस्टम को जब साफ सूंघ गया, तब भारतीय जनता पार्टी जैसे फासिस्ट माइंडसेट ने सोचा कि अब आखिरी हमला करने का मौका है, और उन्होंने मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े लीडर की मेंबरशिप खत्म कर दी। क्या ये उसी का नतीजा जो है आप भुगत रहे हैं? तो अब विपक्ष एक साथ क्यों आ रहा है? आज बोले जब राहुल गांधी के ऊपर आ गई, मैं गलत समझता हूं, ये गैर जमहूरी है। आपको अगर जमहूरियत में यकीन रखते हैं तो आपको बहस और आर्गूमेंट की बुनियाद पर, दलील और डिबेट की बुनियाद पर आप राजनीति कीजिए, मुद्दों की बुनियाद पर राजनीति कीजिए। वेंडेटा की बुनियाद पर कार्रवाई करना फाशिज्म का ज़हन है। इसलिए मैं राहुल गांधी के इस डिस्क्वालिफिकेशन की भी इतनी शदीद मजम्मत करता हूँ जितनी हम आज़म खां की करते थे। दोनों बराबर, इसलिए कि आप अगर इस तरीके से डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देंगे तो बहुत आसान काम है। देखिए, आप कल मुकदमा डालिए, एफआईआर कर दीजिए किसी के ऊपर, किसी भी एमएलए के ऊपर, किसी भी एमपी के ऊपर के साहब इन्होंने जो है हमारे घर के बाहर से चप्पल चुरा के ले गए ये, और वो मुकदमा क्या है, चोरी का मुकदमा डालिए, 2 साल के अंदर तेज़ी से किसी सरकारी सपोर्ट के साथ मुकदमा चलाइए, साल भर में मुकदमे का फैसला दीजिए, हाँ चोरी हुई थी, एमपी के एमएलए एमपीशिप ख़त्म उसी वक्त। तो इस तरीके से पूरी पार्लियामेंट को आप ख़त्म कर देंगे। ये कितना दिलचस्प है, और इसमें कहाँ जमहूरियत है? तो ये जो अंदाज है ये साफ बता रहा है कि देश को हम एक ऑटोक्रेसी की तरफ ले जा रहे हैं, देश को फाशिज्म की तरफ ले जा रहे हैं। वो जो नारा हिंदू राष्ट्र का नारा है वो जमहूरी तरीके से नहीं कायम हो सकता। ये बात बार बार मैंने कही है कि 100 साल का आरएसएस का मूवमेंट इस मुल्क के लोगों को मुतासिर करने में नाकाम हुआ है, फ्लॉप रहा है आरएसएस की आइडियोलॉजी हिंदू राष्ट्र की। और उसका सबूत यह है कि 100 साल के बाद भी 2019 के इलेक्शन में 140 करोड़ लोगों के इस मुल्क में बीजेपी को सिर्फ 23 करोड़ वोट मिल सका। 140 यानी 120 करोड़। इसका मतलब आरएसएस की उस आइडियोलॉजी को मुल्क के एक बहुत बड़े तबके ने, 80% तबके ने इस मुल्क के कबूल नहीं किया है। और आरएसएस ये बात जानता है, उसने इवेलुएट किया है। वो ये जानते हैं कि जमहूरी तरीक़ों से हिंदू राष्ट्र बर्पा नहीं किया जा सकता। इसलिए फासिस्ट तरीक़ों से जो मेंबरान पार्लियामेंट बोल सकते हैं, जो पॉलिटिशियन है, जो पॉलिटिक्स में जिनका एक वजूद है, उनकी मेंबरशिप को ख़त्म किया जा रहा है, जबकि क्रिमिनल्स की मेंबरशिप अपनी जगह मौजूद है। तो फ्रंट लाइन पॉलिटिशियंस का कद छाटा जा रहा है और क्रिमिनल पॉलिटिशियंस को खामोशी से बिठा के पार्लियामेंट की सीटें भरी जा रही हैं। यह है जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा खतरा। कैसे रोका जा सकता है फिर? पूरा विपक्ष तो एक साथ है लेकिन फिर भी कहीं कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि असर दिखाई नहीं दे रहा? ये आरएसएस का एक बनाया हुआ नैरेटिव है, एक बाइनरी है, जिसमें हम चाहे अनचाहे, सोचे समझे बगैर हम उसी नैरेटिव को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये गलत है कि जो कोई असर दिखाई, अगर असर दिखाई ना दे रहा होता, मैंने अर्ज़ किया कि 140 करोड़ लोगों के मुल्क में सिर्फ 23 करोड़ वोट है बीजेपी के पास। क्या ये बात समझने से कि इस पे दिमाग पे जोर नहीं देना चाहिए? 100 करोड़ तो वो 140 में 100 करोड़ वोटर था, 100 करोड़ में से भी 23 करोड़, 23% हुआ। और अगर पूरी आबादी को लगा ले तो कितना हुआ? तो कहाँ ये बाइनरी, वो फ्लॉप है, वो नाकाम है। खुलकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें की जा रही हैं। वो इसलिए की जा रही है कि नहीं बन सकता ना, इसीलिए अब उन्होंने ये सोचा है कि भाई राजीव गांधी अब इलेक्शन ना लड़ सके। आप मुल्क में 10 या 15 पॉलिटिकल लीडर्स को, बार बार कह रहा हूं मैं बात, 10-15 पॉलिटिकल लीडर्स को डिस्क्वालीफाई कर दीजिए कि इलेक्शन ना लड़ सके। जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं, आप कहिए कि अखिलेश यादव जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तेजस्वी यादव इलेक्शन नहीं लड़ सकते, नीतीश कुमार इलेक्शन नहीं लड़ सकते, केजरीवाल इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उनकी पार्टियों के बहुत से मेंबर्स इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो सारी अपोजिशन खत्म हो गई ना। फिर जमहूरियत नहीं बची, फिर खाली एक बीजेपी का जो फासिस्ट एजेंडा हिंदू राष्ट्र का है वही बच जाता है। तो फिर तो वो कामयाब। तो मैंने ये कहा कि जमहूरियत के जरिए हिंदू राष्ट्र बनना मुमकिन नहीं है, इसलिए फाशिज्म के जरिए बनाने के लिए
जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, और क्रिमिनल जो बैकग्राउंड रखने वाले हैं तो पॉलिटिशियन उनको कहने ही नहीं चाहता, वो क्रिमिनल्स हैं। आज लोकसभा के 500 में से 300 के करीब मेंबरान क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले मेंबर्स हैं। उन पर केस चल जाए तो 300 की मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। कितने मेंबरान पार्लियामेंट हैं जो पॉलिटिक्स से के बैकग्राउंड से आ रहे हैं? बाकी सब तो क्रिमिनल हैं। ये फ़ायदा उठाना चाहती है बीजेपी। तो इसका सीधा सा तो वो ये है कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बना के पब्लिक मूवमेंट पे, पब्लिक पे आए और पब्लिक को बताएं, और पब्लिक सुनने को तैयार है, और पब्लिक ने आपके सुनाए बगैर भी वोट किया है। अब जो एक अपोजिशन यूनिटी बन रही है, इस यूनिटी को भी बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से ये यूनिटी कायम करा के स्टेट वाइज कांग्रेस को चाहिए कि वो जो जिन स्टेट्स में उनकी पावर ख़त्म हो गई है या बहुत कम रह गई है, वहाँ वो बड़ा दिल दिखाते हुए अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को पूरा मौका दें, वॉक ओवर दें, और जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना असर दूसरी रियासतों में नहीं रखती हैं वो उन रियासतों में कांग्रेस को वॉक ओवर दें। बहुत आसान सी तरकीब है। मसलन ये कि तृणमूल कांग्रेस, जिसका बंगाल में बहुत असर है, वहाँ कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस को डिस्टर्ब ना करे, और जहाँ वो तृणमूल कांग्रेस जिसका असम में कोई असर नहीं है, वो असम में कांग्रेस को डिस्टर्ब ना करे। तो ये जो तरीका है, यानी समाजवादी पार्टी अगर यूपी में अपना पूरा असर रखती है तो यूपी में इलेक्शन लड़े, लेकिन ये वहाँ कांग्रेस ना जाए या बहुत ही लिमिटेड सीट्स पर जाए, और यही समाजवादी पार्टी अगर राजस्थान में जाके इलेक्शन लड़ने लगे जहाँ इसका कोई असर नहीं है, तो ये वहाँ कांग्रेस को डिस्टर्ब करेगी। तो ये अगर अरेंजमेंट बनाते हैं इस तरीके का कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज अपने रीजन पे कंसंट्रेट करें और कांग्रेस उन्हें वहाँ डिस्टर्ब ना करे, और ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने रीजन से बाहर निकल के दूसरे रीजन में जाके कांग्रेस को डिस्टर्ब ना करें, तो आपको बहुत आसानी से ये यूनिटी कायम हो जाएगी। इसमें किसी ऐलान की भी ज़रूरत नहीं है, बगैर खामोशी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग के साथ भी ये इलेक्शन लड़ा जा सकता है। इसमें किसी यूनिटी के इदार की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये एक तरीका होगा इस फाशिज्म को शिकस्त देने का सियासी तरीके से।